हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए अब हम आगे आज भाषा के दूसरों तक पहुंचाए जाने वाले एक बहुत ही पुराने माध्यम को आज फिर से सीखते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और आज जो हम सीखने वाले हैं या जानने वाले हैं या हम जानते भी हैं, बहुत हद तक हम जानते हैं, लेकिन आजकल उसका प्रचलन बहुत कम हो गया है क्योंकि दूसरे बहुत सारे ऐसे माध्यम आ गए हैं जिनके माध्यमों से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पहले हम अपने विचारों को इसके ही माध्यम से पहुंचाया करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप। पत्र जिसके माध्यम से हम अपनी भाषा को दूसरों तक, अपने विचारों को अपनी भाषा के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन अब उसका स्वरूप थोड़ा बदल गया है। फोन ने हमारी दूरियों को कम कर दिया है, नेट ने हमारे को और करीब ला दिया है, लेकिन जो बात कहना चाहिए पत्र लिखने में होती थी वो किसी भी चीज में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि पत्र जो होते थे वो पत्र काफी समय तक ऐसे रखे होते थे और हम जब चाहे तब उन लम्हों को जी सकते थे। लेकिन आज हम तुरंत बात कर लेते हैं, हम अपनी बातें तुरंत दूसरों तक पहुंचा देते हैं, तो वो जो चीजें होती हैं, वो जो भावनाएं होती हैं, वो स्थिर नहीं रह पाती हैं। ठीक है, पत्रों की एक अलग खुशबू हुआ करती थी। पत्र का इंतजार करना, डाकिया आया और डाकिया आने के बाद में फिर उससे पूछना कि हमारा पत्र है क्या, और जब वो पत्र दे तब उसको पत्र को खोलकर बड़ी मतलब जब तक वो पत्र खुल रहा है तब तक जितनी ज्यादा आपकी उम्मीदें होती हैं, आपकी इच्छाएं होती हैं कि क्या लिखा होगा, क्या कहा होगा, किस बारे में पूछा होगा, किस बारे में बताया होगा, वो जो सारी चीजें वो हलचल होती थी जो हमारे मन में, वो सारी चीजें आज हम मिस करते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ना जरूरी होता है। समय के साथ खुद को भी परिपक्व करना भी बहुत जरूरी होता है, खुद को बदलना बहुत जरूरी होता है। जैसे आज हम इस आपदा के काल में बहुत ही अलग तरीके की पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। वही मोबाइल जब हम शुरुआत में लेते थे तो हमको इसको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आंखें खराब हुई, लोगों की गर्दन झुक गई, काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, तो लोगों ने बच्चों को बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना चालू किया, इसकी लत लगने लग गई। लेकिन आज की डेट में हम इसी के माध्यम से इसको ही हमको अपना उपयोग करना पड़ रहा है और इसके माध्यम से ही हम अपनी बाकी सारी चीजें चालू रख पा रहे हैं। तो समय समय की बात है कि एक समय जब कोई आता है तो किस तरीके से वो उतना उपयोगी हो जाता है कि हम उसके बिना रह नहीं पाते हैं, और बाद में फिर वही चीजें पुरानी हो जाती। वही चीज पत्रों के साथ हुई। जब पत्रों का जब चलन था तब लोग बहुत ज्यादा पत्र लिखा करते थे। इस कारण जगह जगह पर डाक खाने खोले गए, पोस्ट ऑफिस खोले गए, उनमें बहुत सारी स्कीमें चलाई गई। लेकिन आज के समय में सब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, आधुनिक हो गया है और हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। तो पत्रों के माध्यम से पहले भी अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं हम व्यक्त करते थे। उसका आज बहुत कम प्रचलन है, लेकिन फिर भी उसका महत्व कम नहीं हुआ है। आज हम पत्रों के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र तो आपने समझ लिया, जब हम अपनी भावनाओं को विशेष स्वरूप में या किसी भी तरीके से व्यक्त करते हैं तो और फिर हम उनको उनके पते पर भेजते हैं तो वो पत्र होते हैं। और जब हम पत्रों का उपयोग करते हैं तो हम दो तरीके के पत्रों का उपयोग करते हैं। एक हमारे होते हैं घरेलू पत्र जो हम अपने रिश्तेदारों के बीच लिखते हैं, जैसे हम अपने मामा मामी, मम्मी पापा, या हम अपने दोस्तों को लिख रहे हैं, अपने मित्रों को लिख रहे हैं, अपने चाचा चाची को लिख रहे हैं, अपने बड़े भाई को लिख रहे हैं। इस तरीके के कुछ घरेलू पत्र होते हैं। लेकिन कुछ पत्र होते हैं जो औपचारिक होते हैं। औपचारिक पत्र आवेदन पत्र कहलाते हैं क्योंकि इनका एक विशेष
स्वरूप होता है, इनकी शब्द सीमा निर्धारित होती है और इनको एक विशेष प्रारूप के तहत लिखा जाता है। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वह औपचारिक अनौपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र अर्थात घरेलू पत्र जो हम रिश्तेदारों को लिखते हैं, उन पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन पत्रों के बारे में यदि हम देखें तो पहली चीज तो हमको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि पत्र जब हम लिखते हैं तो पत्र में विषय वस्तु क्लियर होनी चाहिए कि हम किस बारे में पत्र लिख रहे हैं। चाहे हम घरेलू पत्र लिखें, चाहे हम बाहरी पत्र लिखे। बाहरी पत्र अर्थात कार्यालय को या फिर किसी भी तरीके का आवेदन पत्र जब हम लिखते हैं तब हमको विषय वस्तु क्लियर होनी चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए कि हमको किस विषय पर पत्र लिखना है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे पत्र में जो हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं और उसमें जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सारगर्भित शब्द होने चाहिए। सारगर्भित यानी बहुत ही क्लिष्ट यानी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन सामने वाले को पढ़ने में सुविधा हो, स्पष्ट हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए ताकि आसानी से समझ में आ सके और साथ ही साथ सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कम शब्दों में अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। दोनों पत्रों में यह बात होती है, लेकिन फिर भी हम कई बार घरेलू पत्रों में शब्द सीमा थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन औपचारिक पत्रों में हमें शब्द सीमा बांधनी होती है क्योंकि शब्द सीमा जो होती है वह औपचारिक पत्रों में सीमित होती है। कम शब्दों में हमको अधिक बात कहनी होती है और जब हम घरेलू पत्र लिखते हैं तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द सीमा बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अर्थात कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें शब्द सीमा निर्धारित नहीं होती है अनौपचारिक पत्रों में। ठीक है, औपचारिक पत्रों में निर्धारित होती है क्योंकि वह किसी खास चीज के लिए लिखे होते हैं इसलिए, और एक खास जगह पर लिखे जाते हैं इसलिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम पत्र लिखेंगे या कौन सा पत्र हम लिखेंगे। तो हम आज लिखेंगे अनौपचारिक पत्र। एक मिनट, थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा, क्या हमको पेन मोड से पॉइंटर मोड पे आना पड़ेगा। अनौपचारिक पत्र। ठीक है, इसमें आज जो हम पत्र लिखने वाले हैं वो है खेलकूद प्रतियोगिता में पुरस्कार मिलने पर मित्र को बधाई पत्र। क्या हम लिखने वाले हैं इसमें? खेल कूद प्रतियोगिता में पुरस्कार मिलने पर मित्र को बधाई पत्र। ठीक है, मित्र को बधाई पत्र। अब ये जो चीजें, अब ये जो बधाई पत्र हम लिख रहे हैं, इस पत्र में हमको क्या ध्यान देना है? सबसे पहले जहां आप रहते हैं, आपका जो कहना चाहिए एड्रेस है, पता है, वो आप लिखेंगे इस साइड। ठीक है, अपने हाथ के लेफ्ट साइड में आप ये चीजें लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरा पता है अभी बीडी महंत कॉलोनी। ठीक है, तो मैं लिखूंगी बीडी महंत
हम कहाँ रहते हैं? जांजगीर जांजगीर। ठीक है, ये चीज आ गई। उसके बाद हम लिखेंगे डेट, आज की डेट। तो आज की डेट जैसे है 27 अगस्त 2020, ये है आज की डेट। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? आज की डेट। ठीक, उसके बाद फिर हम अपने मित्र का नाम लिखेंगे। तो जैसे मेरी प्रिय सहेली का नाम है या प्रिय कंचन, प्रिय कंचन, मेरी सहेली का नाम कंचन है तो मैंने इसलिए कंचन लिखा है। आप अपने अपने सहेलियों का या दोस्तों का, मित्रों का नाम लिखेंगे। लड़के अपने मित्र का नाम लिखेंगे, लड़कियां अपनी सहेलियों का नाम लिखेंगे। अब उसके बाद उनको विश करेंगे। तो आप कह सकते हैं बहुत प्यार या सस्नेह जो लिखा हुआ है, ये नया शब्द आप लिखना सीखिए, सस्नेह यानी प्यार के साथ। ठीक है, इसमें आपने क्या किया? अपनी भावनाएं, अपना प्यार अपने दोस्त के लिए व्यक्त किया है। ठीक है, उसके बाद यदि हम आगे आए तो हम लिखेंगे विद्यालय में, जो इसमें लिखा हुआ है आपको बिल्कुल लिख सकते हैं कि विद्यालय ने बाल दिवस पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में 4 पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। उस दिन तुमने सभी प्रकार के खेलों में सचमुच अच्छा प्रदर्शन किया। आशा है इसी तरह खेल में रुचि और अच्छे प्रदर्शन को आगे भी बनाए रखोगे। मुझे उम्मीद है कि खेल कूद प्रतियोगिता में एक दिन तुम भारत का प्रतिनिधित्व करोगे और पदक भी जीतोगे। तुम्हारा मित्र सुनील। चूंकि यह पत्र एक लड़के ने एक दूसरे लड़के को लिखा है, इस कारण वाक्य में जो बदलाव आए हैं वो उस कारण से आएंगे। चूंकि यदि मैं एक लड़की को पत्र लिख रही हूँ तो क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। जैसा कि आपको मैंने लिंग में बताया था कि लिंग के कारण क्रिया शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। तो हम लिखेंगे विद्यालय में। ये चीजें आप अच्छे से याद कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप चाहें तो इसे पेज नंबर 98, ये आपका पृष्ठ क्रमांक 98 में लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ पृष्ठ क्रमांक 98। ठीक है, पृष्ठ क्रमांक 98 में आपका एक पत्र दिया गया है, आप उससे उतार सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो देख करके भी उतार सकते हैं। ठीक है, तो विद्यालय में बाल दिवस पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में चार पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो।
प्रकार के खेलों में सचमुच अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा प्रदर्शन किया। आशा है इसी तरह खेल में रुचि। आशा है इसी तरह, चूंकि पेज खत्म हो गया हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आशा है कहां तक हमने लिखा था? आशा है इसी तरह इसी, ठीक है, उसके आगे हम लिखेंगे यहाँ पर आशा है इसी तरह खेल में रुचि और अच्छे प्रदर्शन को आगे भी बनाए रखोगे। आगे यहाँ दोनों जुड़ गए हैं, है ना, इसको किया जाए आगे भी बनाए रखोगे। रखोगी आएगा। क्यों गी आएगा? क्योंकि मैंने अपने किसके लिए लिखा है? मैंने अपनी सहेली कंचन को लिखा है, तो इसलिए मैं ये की जगह क्या लिखूंगी? ये लिखूंगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि खेलकूद प्रतियोगिताओं में एक दिन तुम भारत का प्रतिनिधित्व यानी क्या होता है बेटा? प्रतिनिधित्व करोगी। ये लिख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ ना। करोगी व पदक भी जीतोगे, या मैं क्या लिखूंगी? जीतोगी, ठीक है। पदक भी जीतोगी। तुम्हारी सहेली कामना, ये मैंने अपना नाम लिखा, आप क्या लिखेंगे? अपना नाम लिखेंगे। हाँ, तो मैंने आपसे पूछा था प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है।
प्रतिनिधित्व यानी हम जब अपने देश को प्रस्तुत करते हैं अपने प्रदर्शन के द्वारा, खेल में हम अपने देश के लिए जब खेलते हैं तब वह कहलाता है हमारा प्रतिनिधित्व। ठीक है, हम अपने देश के प्रतिनिधि बनकर जाते हैं और हमारे देश की तरफ से हम दूसरे देशों के खिलाफ अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, प्रदर्शन करते हैं हम अपने खेल का, तो ये चीजें कहलाती हैं प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो अब देखा आपने कि ये जो आपका पत्र था, इस पत्र में आपने क्या क्या लिखा। अब सबसे पहले आपने अपनी सहेली को बधाई दी, फिर आपने उसके खेल की तारीफ की, सराहना की और फिर आपने उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी दी उसको। इस तरीके से आपने इस पत्र में 3 बातें उसको कही। सबसे पहले आपने उसको बधाई दी उसके पुरस्कार जीतने पर, फिर दूसरी लाइन में आपने क्या कहा उससे कि आप इतना अच्छा खेलते हो तो आपका प्रदर्शन, आपने उसको बताया कि उसका खेल का जो स्तर है वो बहुत ही अच्छा है, यानी आपने उसके सभी खेलों को बहुत ध्यान से देखा और उसकी तारीफ की। तीसरी लाइन में आपने क्या किया है, आपने उसके उज्जवल भविष्य के लिए दुआ की है या शुभकामना दी है उसे, है ना। तो इस तरीके से पत्र को हम लिखते हैं। ठीक है, ये सारा ध्यान हमको पत्र लिखते समय देना होता है। अब इसके बाद चूंकि अब ये पत्र हो चुका है, इस पत्र के बाद हम आते हैं अनुच्छेद पर। ठीक, पत्र जैसे लिखा जाता है वैसे ही अनुच्छेद एक पैराग्राफ को हम कहते हैं। इसके लिए हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल सी चीज हम करते हैं, इसमें ध्यान रखते हैं। अनुच्छेद लेखन को लघु लेख भी कहते हैं, यानी छोटा सा लेख भी कहते हैं। छोटा सा लेख कहने का कारण इसका क्या है, इसका छोटा लेख कहने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है क्योंकि ये एक पैराग्राफ में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें लिखा जाता है, ये एक पैराग्राफ में लिखा जाता है। दूसरी चीज, इसकी शब्द सीमा जो होती है वो भी निश्चित होती है। यह एक शीर्षक को कुछ बिंदुओं पर बताया जाता है। अनुच्छेद में क्या करते हैं, हम एक शीर्षक लेते हैं, उस शीर्षक को हम कुछ बिंदुओं पर उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, कम से कम बिंदुओं पर उसकी अधिक से अधिक उसका वर्णन करते हैं। तो ऐसे ही एक अनुच्छेद के बारे में आप करेंगे। कौन सा करेंगे आप, इसमें मोर का, राष्ट्रीय पक्षी मोर का आप अनुच्छेद यहाँ लिखेंगे। राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक है, इसके बारे में हम अनुच्छेद लिखेंगे। अब देखिए, ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है ये आपके पृष्ठ क्रमांक 113 में दिया है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, पृष्ठ क्रमांक 113। आप यहाँ से देख करके ये अनुच्छेद लिख सकते हैं। इस अनुच्छेद में आपको ये बताया गया है कि पक्षी का नाम क्या है, पक्षी कैसा है, कैसा दिखता है और इसे क्या क्या कहते हैं, किन किन नामों से जाना जाता है, इसका जो स्वरूप होता है, मतलब शरीर का वर्णन किया गया है, इसकी बनावट का वर्णन किया गया है, इसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है मोर एक सुंदर पक्षी है, इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं, इसलिए भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना है। ठीक है, पक्षियों का राजा कहने के कारण इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय पक्षी माना है। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप इसको भारत का राजा क्यों कहते हैं, क्या आप ये जानते हैं? जैसे राजाओं के पास आपने देखा है कि मुकुट होता है उनका, वैसे ही मोर के सर पे आपने देखा है कलगी होती है, 3 कलगी होती है उसकी मोर के सर पे। दूसरी चीज, राजाओं के पास बहुत धन होता है, बहुत धन होता है राजाओं के पास, वैसे ही
मोर के पास में उसके पंखों में जो गोल गोल सोने के सिक्के जैसे बने होते हैं, सुनहरे कलर के सिक्के जैसे बने होते हैं, गोल गोल रचनाएं, इस कारण मोर को पक्षियों का राजा कहा गया है। समझ आया आपको? मोर की सुंदरता तो आप जानते ही हैं, नीली सी गर्दन, हरी नीली पीली सुनहरी सी पूंछ उसकी, और सर पे लगी हुई कलगी उसको बहुत ही सुंदर बनाती है, सभी पक्षियों में सबसे सुंदर, सबसे अलग बनाती है। और तो और सबसे मोर की विशेषता, यदि हम बात करें मोर की विशेषताओं में, तो जब बादल छाते हैं, जैसे अभी बारिश का मौसम है और इस समय मोर जब अपने पंख फैलाकर नाचता है तो उसका नृत्य बहुत ही मोहक और आकर्षक होता है, इतना मोहक कि हम उस पर से नजर नहीं हटा सकते, इतना मोहक होता है। तो आपने जाना कि कैसे मोर इतनी सारी विशेषताएं लिए हुए है इस कारण, और मोर में और राजा में काफी समानता होने के कारण मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है, और इसी कारण भारत सरकार ने इसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी बनाया हुआ है। आइए और इसके बारे में जानते हैं। मोर आकाश में, मोर का शरीर दूसरे पक्षियों से भारी होता है, हालांकि यह पक्षी है लेकिन फिर भी इसका शरीर जो होता है वह दूसरे पक्षियों की तुलना में भारी होता है, इस कारण यह आकाश में नहीं उड़ सकता। थोड़ी दूर यह उड़ान भरता है लेकिन काफी देर तक यह नहीं उड़ सकता। ठीक है। मोर की गर्दन लंबी होती है और इसकी आंखें छोटी छोटी होती हैं, इसके सिर पर सुंदर सी कलगी होती है, मोर के पंखों पर आधे चांद का निशान होता है, लेकिन मोर के पैर बहुत भद्दे होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज में एक कमी होती है, वैसे ही मोर के पैर, मोर की कमी क्या है कि उसके पैर बहुत भद्दे होते हैं। और मोर कीड़े मकोड़े और दाना खाता है। क्या खाता है? मोर का खाना क्या है? कीड़े मकोड़े और दाना। मोर का नृत्य बड़ा ही मनमोहक होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मोर कब नाचता है? जब बादल आते हैं, बादल को देखते ही थिरकने लगता है और बारिश होने पर मन मोहने वाला नृत्य करने लगता है। ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से सुंदर शब्दों में उसकी पूरी विशेषता, शारीरिक बनावट, उसकी विशेषता, उसका भोजन, उसकी पसंद, उसकी रहने की आदत, पक्षियों के बावजूद वह क्यों नहीं उड़ पाता, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें एक छोटे से अनुच्छेद में समाहित करके लिखी गई है। ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप यह जो आज हमने पढ़ा पत्र, आपका अनौपचारिक पत्र जो आपने अपने मित्र को खेलकूद में पुरस्कार प्राप्त करने पर लिखा, बधाई देते हुए, बधाई पत्र अर्थात, और दूसरा ये आपका अनुच्छेद राष्ट्रीय पक्षी मोर, इन दोनों चीजों को आप पूरा कर लेंगे। ठीक है। दोनों चीजों के लिए मैंने बता दिया है आपको कौन से पृष्ठ नंबर पर दिया हुआ है, पत्र मैंने पूरा लिखवा दिया था, और अनुच्छेद जो है वो छोटा सा है, आप बिल्कुल आपकी ग्रामर व्याकरण पुस्तक में से देखकर आप लिख सकते हैं। ठीक है। यदि आप इसमें से ना लिखना चाहें तो मैंने इसका PDF भी आपको आपके ऐप पर सेंड किया हुआ है आंसर की के साथ में, तो आप चाहें तो आप उससे लिख सकते हैं। ठीक है। तो आशा है आप अपनी चीजें समय पर पूरी कर लेंगे और आपको ये चीजें आज जो मैंने बताई है समझ आई होगी। धन्यवाद।